हेलो बच्चों, आज हम लोग अलजेब्रा के आगे के टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे। कल हम लोगों ने देखा था कि ग्रुप थ्योरी की स्टडी के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। सेट, बाइनरी ऑपरेशन एंड लॉज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। सेट के बारे में स्टडी किया था हम लोगों ने, बाइनरी ऑपरेशन को समझा था, और फिर हम लोगों ने लॉज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लॉज की स्टडी की थी। आज हम लोग उसके आगे अप्रोच कर रहे हैं। अब से अब हमारा जो ये लेक्चर हुआ करेगा ये 40 to 50 मिनट्स का होगा, जिसमें कि हम 1 घंटे का पूरा कोर्स कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आपके कांटेक्ट में अगर और भी बच्चे हो तो उनको बोल दीजिएगा कि इस लिंक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि उनके एग्जामिनेशंस के लिए उनको हेल्प मिल सके। आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। मान लीजिए हम सेट को डिनोट कर रहे हैं जी से और बाइनरी ऑपरेशन को डिनोट कर रहे हैं ओ से। तो कहते हैं हमारा सेट जी ओ के साथ मिल करके एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम जी कॉमा ओ कहते हैं। इसे अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कहते हैं। जी हमारा सेट है, ओ हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, तो जी ओ के साथ मिल करके एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कहते हैं। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जी के ऊपर हम केवल एक ही स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं। जब आप नेक्स्ट क्लासेस में अप्रोच करेंगे तो वहां पे आप फील्ड पढ़ेंगे और भी वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे, तो वहां पे आप ये देखेंगे किसी भी सेट के ऊपर हम दो या दो से ज्यादा भी बाइनरी ऑपरेशंस को डिफाइन कर सकते हैं, और उस केस में भी ये स्ट्रक्चर अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ही कहलाता है। जैसे सेट ऑफ रियल नंबर पे आप प्लस और मल्टीप्लीकेशन दोनों को डिफाइन कर सकते हैं, इसी तरीके से किसी भी सेट के ऊपर आप दो या दो से अधिक बाइनरी ऑपरेशंस भी ले सकते हैं। पहले हम सेट को लिखते हैं, फिर कॉमा देकर के बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करते हैं और उसको एक ब्रैकेट में पैक कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। हम कह सकते हैं गिवन नॉन एम्प्टी सेट जी टुगेदर विद द बाइनरी ऑपरेशन ओ is called the algebraic structure and it is denoted by G, O. Next है हमारा टॉपिक types of algebraic structure. Types of algebraic structure. इसमें हम करेंगे क्या, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर के डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। आपके अलजेब्रा की शुरुआत अब यहाँ से हो रही है। ग्रुप थियरी में होता क्या है कि एक सेक्टर बांटा गया है कि कब जो है ये मतलब इस तरह का अलजेब्राइक स्ट्रक्चर देगा तो क्या कहलाएगा, अगर इस तरह का अलजेब्राइक स्ट्रक्चर देगा तो क्या कहलाएगा। डिफरेंट प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग डिफरेंट तरीके के अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, उनको डिफरेंट नाम दिया गया है, जिसकी स्टडी अब हम लोग यहाँ करेंगे। मैं थोड़ी सी चीजें आपको याद दिलाना चाहती हूँ। अगर याद आ रहा होगा तो लॉज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन में सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोग ने जो पढ़ी थी वो हमने पढ़ा था क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में आपसे कहा गया था कि अगर जी हमारा कोई सेट है और ओ हमारा कोई बाइनरी ऑपरेशन है, तो इस कंडीशन में कहा गया था कि ए और बी में कोई भी दो आर्बिटेरी एलिमेंट लीजिए। आर्बिटेरी की परिभाषा मैंने आपको कल समझाई थी कि आर्बिटेरी का मतलब क्या होता है। इस सिंबल को फॉर एवरी पढ़ते हैं, ये भी आपको बताया गया था। इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, ये बात आपको बता दी जा चुकी है। कहते हैं कि इसके बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाओ, अगर मिलने वाला एलिमेंट भी जी का होता है तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन ओ जी के साथ क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़े थे वहां पे एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के बारे में याद दिलाए तो कहते थे एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगभग एक जैसी है, बस एसोसिएटिव में हम 3 एलिमेंट्स लेकर के चलते हैं। मान ले रहे हम 3 एलिमेंट्स लेकर के चल रहे हैं, ए बी सी बिलोंग्स टू जी। तो आपसे कहा गया था कि ए बी सी को लिख दो, इसके बीच में ओ लगा दो, यहाँ पे भी ए बी सी को लिख दो, इसके बीच में ओ लगा दो, पहले वाले में पहले को डब्बों में पैक कर दो, दूसरे वाले में दूसरे को डब्बे में पैक कर दो और बीच में इक्वल टू लगा दो। अगर इस तरीके की प्रॉपर्टी होल्ड करने लग जाती है तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट अब हम जो प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, कल उसको मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताया था। एक प्रॉपर्टी अगर आपको याद आ रही हो तो आपसे कहा गया था एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट।
और उसके बाद एक प्रॉपर्टी आपसे कही गई थी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। चलिए अब हम लोग इन दोनों की स्टडी करेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट या एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। अगर आपको दोनों की सिमिलैरिटीज और दोनों के डिफरेंस याद आ रहे हो तो आपने कहा था कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग मिलने वाला आइडेंटिटी सेम होती है, जबकि यहाँ पे हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग मिलने वाले इनवर्स एलिमेंट अलग अलग होते हैं। दूसरी बात, इसमें कहा गया था, स्टेटमेंट होता है फॉर एवरी A belongs to G, there exists an element E belongs to G such that, कहा गया था कि A के साथ E को चाहे राइट से लगाएं, A के साथ E को चाहे लेफ्ट से लगाएं, मिलने वाला जो एलिमेंट होता है वो A होता है। और यहाँ कहा गया था टू ईच, अगर आपको याद आ रहा हो, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग इनवर्स पाया जाता है। टू ईच A belongs to G, there exists an element B belongs to G such that, यहाँ पे A के साथ E को अटैच किए थे, यहाँ पे A के साथ B को अटैच करते हैं। कहते हैं A के साथ B को चाहे राइट से लगाओ, A के साथ B को चाहे लेफ्ट से लगाओ, जो मिलता है वो आपका आइडेंटिटी होता है। ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको बताई गई थी। लास्ट एक अब हम और लेकर के चलेंगे, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में अगर आपको याद आ रहा हो तो आपसे कहा गया था फॉर एवरी A कॉमा B बिलोंग्स टू G सच दैट AOB इज इक्वल टू BOA। इस प्रॉपर्टी को हम कहते थे कम्यूटेटिव लॉ। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये हमारी कहलाती है एसोसिएटिव लॉ, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम लोग बहुत ब्रॉडली इन सब की स्टडी करेंगे। देखिए अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में क्या कहा गया, ये जो प्रॉपर्टी का सीक्वेंस मैंने लिखा है इसको आप रट लीजिए। मतलब हमेशा आपको सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है, दूसरी आपको एसोसिएटिव लॉ प्रूफ करना है, तीसरा आपको एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, चौथा आपको एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और पांचवा आपको क्लोजर। ये आपको रटना पड़ेगा, आपको यही सीक्वेंस में प्रॉपर्टीज का यूज करना है। इन पांचों प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग 5 अलजेब्राइक स्ट्रक्चर डिफाइन किए गए। इन पांचों प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग 5 अलजेब्राइक स्ट्रक्चर डिफाइन किए गए। पहला अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जो डिफाइन किया गया वो है हमारा ग्रुपॉइड। दूसरा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जो डिफाइन किया गया वो है हमारा सेमी ग्रुप। तीसरा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जो डिफाइन किया गया उसे कहा गया मोनोइड। चौथा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जो डिफाइन किया गया उसे कहा गया ग्रुप। और पांचवा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जो डिफाइन किया गया उसे कहा गया अबेलियन ग्रुप। ये 5 अलजेब्राइक स्ट्रक्चर आपके कोर्स में है, इन पांचों की स्टडी हम लोग को करनी है। कहा गया कि G मान लीजिए कोई सेट है और O कोई बाइनरी ऑपरेशन है, दैट मीन्स G कॉमा O कोई अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। G कॉमा O कोई भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। अगर G कॉमा O केवल पहली प्रॉपर्टी का मतलब केवल क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो उसे ग्रुपॉइड कहते हैं। अगर वो पहली और दूसरी मतलब क्लोजर प्लस एसोसिएटिव को सेटिस्फाई करता है तो उसे सेमी ग्रुप कहते हैं। अगर वो तीन प्रॉपर्टी का मतलब क्लोजर, एसोसिएटिव प्लस आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम लोग मोनोइड कहते हैं। अगर हमारा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर 4 प्रॉपर्टी क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम लोग ग्रुप कहते हैं। और अगर ये इन पांचों को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम लोग अबेलियन ग्रुप कहते हैं।
ऊपर की केवल एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा ग्रुपॉइड, इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा तो मोनोइड, तो सेमी ग्रुप, इन तीनों को सेटिस्फाई करेगा तो मोनोइड, इन चारों को सेटिस्फाई करेगा तो ग्रुप, और इन पांचों को सेटिस्फाई करेगा तो अबेलियन ग्रुप। पहली वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया तो केवल आपका ग्रुपॉइड, पहली वाली दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया सेमी ग्रुप, पहली तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई किया तो उसको कहा जाता है मोनोइड, स्टार्टिंग की चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई किया तो उसको कहते हैं ग्रुप, और अगर इन पांचों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया तो उसको हम लोग कहते हैं अबेलियन ग्रुप। ये पूरा स्ट्रक्चर आपका अलजेब्राइक स्ट्रक्चर इस तरीके से डिफाइन किया गया है। अब हम लोग इसके आगे अप्रोच कर रहे हैं। अगर आपको याद आ रहा हो तो कल आपको कहा गया था कि यूजुअल एडिशन मतलब जो आप अपने दैनिक जीवन में पढ़ते हैं, 2 + 3 = 5 या 2 × 3 = 6, यूजुअल एडिशन और यूजुअल मल्टीप्लीकेशन। घबराहट हो रही होगी थोड़ा यूजुअल नाम सुन करके, लग रहा होगा यार अभी तक तो केवल एडिशन और मल्टीप्लीकेशन जानते थे, अभी आगे से यूजुअल कहाँ जुड़ गया। उसका यूज मैं अभी आपको आगे बताऊंगी कि क्यों यहाँ पे अपने नॉर्मल एडिशन को हम लोग यूजुअल एडिशन और नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन को यूजुअल मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। तब तक आप केवल इतना जानिए कि अगर यूजुअल वर्ड आ जाता है तो दैट मीन्स वो आपके बचपन वाला एडिशन और मल्टीप्लीकेशन की बात की जा रही है। तो कहा गया था यूजुअल और एडिशन और मल्टीप्लीकेशन हमेशा एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। ये आपको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं पे भी ये चीज आती है कि यूजुअल एडिशन या यूजुअल मल्टीप्लीकेशन है तो आप बेफिक्र होकर के लिख दीजिए कि वो एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। दूसरी चीज, यूजुअल एडिशन के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है, और मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है। यूजुअल एडिशन के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है, यूजुअल मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है। ये आपका बेसिक था। ये हमारा बेसिक था। अब हम लोग इसके आगे की स्टडी करेंगे। आज अब हम लोग ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप निकालना सीखेंगे। देखिए, अगर ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप की बात किया जाए तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, पहले तो इस चीज को समझा जाए। ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, देखिए पहली बात क्या होती है कि जब कभी आपसे ऑर्डर की बात किया जाए तो आप इस बात को सुनिश्चित कर दीजिए कि जो सेट जी आप ले रहे हैं और जो बाइनरी ऑपरेशन ओ आप ले रहे हैं वो ओ उस जी के साथ 4 प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब जी के साथ अगर बाइनरी ऑपरेशन ओ ले रहे हैं तो वो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर आपका ग्रुप को फॉर्म करना चाहिए। मतलब अगर मान लेते हैं जी हमारा कोई सेट है और ओ हमारा कोई बाइनरी ऑपरेशन है तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलने वाला अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जी कॉमा ओ उन चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। चारों प्रॉपर्टी का मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। मतलब ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ग्रुप फॉर्म करना चाहिए। ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर हमारा ग्रुप फॉर्म करना चाहिए। फिर 2 बातें होती हैं। आपको पता है किसी भी सेट के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो दो चीजें निकल के आती हैं, या तो वो सेट फाइनाइट होता है या तो वो सेट इनफाइनाइट होता है। अगर मान लीजिए ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जो कि ग्रुप फॉर्म कर रहा है, इसमें लिया गया सेट जी हमारा फाइनाइट एलिमेंट्स को कंसिस्ट करता है, तो इस केस में हम कहते हैं कि उस जी के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो हमारे उस जी का ऑर्डर बताएंगे। जैसे सबसे पहले हमने जी एक सेट लिया, वो बाइनरी ऑपरेशन लिया, दोनों के कंपोजिशन से हमने एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बनाया जो कि हमारा ग्रुप था। अब 2 कंडीशन। पहली कंडीशन में हमने कहा कि जी फाइनाइट है,
अगर G फाइनाइट होता है मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ G आर फाइनाइट, मतलब G में आने वाले अवयवों की संख्या फाइनाइट है, तो उस केस में ऑर्डर ऑफ G को डिनोट करते हैं O ब्रैकेट में G से, और इसको रीड करते हैं ऑर्डर ऑफ G। ऑर्डर ऑफ G नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ G के बराबर होता है। दूसरी बात, मान लीजिए G हमारा इनफाइनाइट है। G हमारा इनफाइनाइट होने का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ G आर इनफाइनाइट, मतलब G में आने वाले नंबर एलिमेंट्स की संख्या इनफाइनाइट है। तो उस केस में हम लोग ऑर्डर ऑफ G को या तो 0 मानते हैं या इनफाइनाइट मानते हैं। आपको लग रहा होगा ये मैम कैसी बातें कर रही हैं बहकी बहकी, एक तरफ तो वो ऑर्डर ऑफ G को 0 बता रही है और वहीं कह दे रही है कि दूसरी तरफ ऑर्डर ऑफ G इनफाइनाइट है। मतलब इन दोनों बातों की तो तुलना कहीं से की ही नहीं जा सकती। देखिए दरअसल होता क्या है, ये चीज केवल और केवल अपनी थॉट पे डिपेंड करती है। हमारे कुछ मैथमेटिशियन इनफाइनाइट को गणना में लेते हैं और कुछ मैथमेटिशियन इनफाइनाइट को गणना में नहीं लेते हैं। जिन्होंने इनफाइनाइट को एग्जिस्ट माना है वो उस चीज को सोचते हैं कि कहीं ना कहीं अनंत एग्जिस्ट करता है, उन्होंने उसका ऑर्डर उस केस में इनफाइनाइट बताया है। और जो मैथमेटिशियन ये सोचते हैं कि इनफाइनाइट एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब अगर वो डॉट 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 कहीं लिखा है दैट मीन्स वहां कुछ नहीं है, उन्होंने उसको 0 बताया है। जैसे कुछ लोग कहते हैं चांद पे जीवन है और कुछ कहते हैं कि चांद पे कुछ नहीं है। जो कुछ नहीं कहते हैं वो कोई एफर्ट नहीं लगाते, वो चुपचाप अपना धरती पे आराम से रहते हैं, 0 एफर्ट लगाते हैं, वो 0 को इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ जो कहते हैं वही चांद पे जीवन है, वो दौड़े 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 चांद तक जाते हैं, दौड़े 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 चांद तक जाते हैं और फिर वो जो है अपने एग्जिस्टेंस में उस इंफिनिटी को लाते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा ऑर्डर ऑफ G इनफाइनाइट है। तो आपको इन दोनों में से जो पसंद हो आप उन दोनों को लिख सकते हैं, दोनों ही चीजें आपकी यहाँ पे वैलिड मानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान ले रहे हैं G इज इक्वल टू -1, लिखा है, ये डॉट के साथ ग्रुप को फॉर्म करेगा। कैसे फॉर्म करेगा वो अभी मैं आगे आज एग्जाम्पल में समझाऊंगी, लेकिन जब तक आप प्रूफ करना नहीं जानते हैं तब तक मेरी बात पे भरोसा कर लीजिए और ये मान लीजिए कि ये जो हमारा G है ये इस डॉट के साथ जो है ग्रुप को फॉर्म करेगा। ग्रुप फॉर्म कर रहा है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि G में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 2। एक एलिमेंट है हमारा -1, दूसरा एलिमेंट है हमारा 1। तो इस केस में हम लोग कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ G 2 के बराबर होता है। ऑर्डर ऑफ G 2 के बराबर होगा मतलब G में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 होंगे। इसको कहा जाता है कि G में एलिमेंट्स की संख्या 2 है, मतलब ऑर्डर ऑफ G 2 के बराबर होगा। वहीं अगर आप सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करें तो सेट ऑफ इंटीजर्स प्लस के साथ ग्रुप फॉर्म करता है, लेकिन सेट ऑफ इंटीजर्स में जो एलिमेंट होते हैं वो 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। इस केस में हम लोग कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ Z या तो इनफाइनाइट होगा या तो 0 के बराबर होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट पाए जाते हैं। ये हमारा ऑर्डर ऑफ ग्रुप का कंसेप्ट था। अब हम लोग आगे एक छोटा सा एग्जाम्पल करेंगे, इसी एग्जाम्पल को लेकर के चलते हैं। आज मैं आप लोगों को अब ये दिखाऊंगी कि कैसे प्रूफ किया जाता है कि हाँ वो दिया गया स्ट्रक्चर ग्रुप फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है या किन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए अब हमारा थ्योरम है, थ्योरम टू शो set of integers forms an abelian group with respect to binary operation
बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। हम लोग को यहाँ पे ये दिखाना है कि हमारा सेट ऑफ इंटीजर किस तरीके से बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के साथ अबेलियन ग्रुप को फॉर्म करता है। अबेलियन ग्रुप को फॉर्म करने का मतलब उन पांचों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड है आपकी एसोसिएटिव लॉ, थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, फोर्थ वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड फिफ्थ वन इज कम्यूटेटिव लॉ। चलिए अब बारी बारी से देखा जाए। प्रूफ में इसके देखिए कैसे करेंगे। लेट Z बी द सेट ऑफ इंटीजर्स डिफाइंड बाय Z को पहले आप परिभाषित कर दे रहे हैं, क्योंकि ये आपका बहुत बेसिक लेवल का थ्योरम है, इसलिए हम लोग इसमें बहुत माइन्यूट चीजों को इग्नोर नहीं करेंगे, लेकर के साथ चलेंगे। आगे चल करके ये सब Z क्या है, सब हम लोग लिखना छोड़ देंगे। जब तक आपको याद नहीं हो रहा तब तक लिखा जा रहा है। 0 +- 1 +- 2 +- 3 एंड सो ऑन। सिद्ध क्या करना है? टू शो Z forms an abelian group with respect to binary operation प्लस। यहाँ पे इस प्लस को हम लोग यूजुअल एडिशन भी कहेंगे, क्योंकि ये आपके वही बचपन वाला एडिशन है। 2 + 3 = 5 वाला एडिशन कहिए या फिर यूजुअल एडिशन कहिए। पहली प्रॉपर्टी है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। आपको बताया गया है आप हमेशा स्टडी किस पे करेंगे? आर्बिटेरी एलिमेंट पे, क्योंकि कोई भी चीज अगर आर्बिटेरी एलिमेंट के लिए होल्ड कर रही है तो वो अपने आप बाकी सब के लिए होल्ड करेगी और हमारा थ्योरम सिद्ध हो जाएगा। चलिए दो आर्बिटेरी एलिमेंट्स ले। लेट A, B belongs to Z, be any two आर्बिटेरी एलिमेंट। हमने Z में दो आर्बिटेरी एलिमेंट्स ले लिए A और B। आपको पता है Z का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर्स। अगर A और B Z में पाए जा रहे हैं तो A और B भी हमारे क्या होंगे? इंटीजर्स। अगर A और B इंटीजर है तो ये बात भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आपने बहुत छोटी क्लास में पढ़ा है, द सम ऑफ डिफरेंस ऑफ एनी टू इंटीजर इज अगेन एन इंटीजर। दो इंटीजर्स का योग या दो इंटीजर्स को आपस में घटाया जाए तो वो वापस से एक इंटीजर होता है। इस बात को हम लोग लिखेंगे। सिंस सम ऑफ एनी टू इंटीजर्स इज अगेन एन इंटीजर। इन्हीं भी दो इंटीजर को जोड़ा जाए तो वो वापस से इंटीजर होता है, मतलब A + B वापस से एक इंटीजर होगा। दैट मीन्स दैट इज फॉर एवरी A, B बिलोंग्स टू Z। चूंकि ये प्रॉपर्टी आर्बिटेरी के लिए होल्ड कर गई है, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी Z में पाए जाने वाले फॉर एवरी मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए होल्ड करेगी। फॉर एवरी A, B बिलोंग्स टू Z implies A + B बिलोंग्स टू Z। आर्बिटेरी के लिए होल्ड कर गई तो फॉर एवरी के लिए होल्ड कर गई, मतलब किन्हीं भी दो इंटीजर्स को लेंगे उनका सम वापस से इंटीजर होगा। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है। हेंस क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड इन Z, प्लस। दूसरी प्रॉपर्टी है आपकी एसोसिएटिव लॉ। अभी मैंने जस्ट आपको बताया, कहते हैं यूजुअल एडिशन और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन हमेशा और हमेशा एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करते हैं। वो बात आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, उसको सीधे आप लिखेंगे सिंस यूजुअल एडिशन ऑलवेज satisfy
associative law has z comma plus satisfy associative law. नेक्स्ट अब हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग अप्रोच कर रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स पे, जिसके लिए बड़ी खलबली आपको भी मची होगी कि क्या बताया जाएगा। चलिए देखा जाए। थर्ड प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अब ये प्रॉपर्टी आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि इसको किस तरीके से प्रूफ किया जाता है। देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में हम करते क्या है, कोशिश करके किसी भी तरीके से ई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और चेक करते हैं कि वो ई इसमें पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा। अगर ई पाया जा रहा है अपने सेट में तो इसका मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होल्ड करेगा। अगर ई नहीं पाया जा रहा है हमारे सेट में तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होल्ड नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसका स्टेटमेंट होता है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जेड देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई सच दैट। जरा यहां नोटिस करिएगा, आप लिखते थे देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट, लेकिन यहां हमने ई बिलोंग्स टू जी या ई बिलोंग्स टू जेड नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि हम वही चेक करना चाह रहे हैं कि ई की जो वैल्यू आएगी क्या वो जेड में पाई जाएगी या वो जेड में पाई नहीं जाएगी। अगर ई की वो वैल्यू जेड में पाई गई तो वो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को होल्ड करेगा, नहीं पाई गई तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को होल्ड नहीं करेगा। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, परिभाषा कहने के लिए कुछ थी लेकिन दिखाते टाइम कैसे दिखाएंगे वो हम आपको फेनोमेना पूरा बता रहे हैं। ऐसी कंडीशन में फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जेड देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जेड नहीं लिखेंगे। ई की वैल्यू निकाल करके चेक करेंगे कि वो जेड में पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा। चलिए देखते हैं। सच दैट कंडीशन होती थी इसकी आपकी, ए बाइनरी ऑपरेशन प्लस है, कहते थे एक बार राइट से जोड़ेंगे एक बार लेफ्ट से जोड़ेंगे और जो मिलता है वापस से वो आपको ए ही मिलना चाहिए। ये प्रॉपर्टी आपकी हुआ करती थी। अब एक बार आप इसको लेकर के चलेंगे एक बार इसको लेकर के चलेंगे। दिस इम्प्लाइज ए प्लस ई बराबर ए एंड ई प्लस ए बराबर ए। यहाँ पे आपका लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगेगा और ई इज इक्वल टू 0 मिलेगा। यहाँ पे आपका राइट कैंसिलेशन लॉ लगेगा और यहाँ पे भी आपको ई इज इक्वल टू 0 मिलेगा। दिस इम्प्लाइज ई इज इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू z आपको दिख रहा है। तो आप कह सकते हैं दस फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू z देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट e इज इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू z सच दैट 0 को चाहे राइट से जोड़े 0 को चाहे लेफ्ट से जोड़े हमेशा मिलेगा तो ए ही। ये आपका तरीका है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को प्रूफ करने का, आप देख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट अप्रोच करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स पे। नेक्स्ट है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। चलिए इनवर्स को देखिए कैसे करेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स में भी पूरा यही प्रोसीजर। स्टेटमेंट होता था टू ईच ए बिलोंग्स टू जी, टू ईच ए बिलोंग्स टू जी मतलब जेड देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू जी, लेकिन यहां आप बिलोंग्स टू जी नहीं लिखेंगे। देखते हैं कि बी जी में पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा। सच दैट कहते थे ए को बी के साथ राइट से अप्रोच कराएं चाहे लेफ्ट से अप्रोच कराएं, मिलेगा जो वो होगा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब ई। एक बार इसको ले लीजिए एक बार इसको ले लीजिए। दिस इम्प्लाइज ए प्लस बी इज इक्वल टू ई।
दिस इंप्लाइज a प्लस बी, ई की वैल्यू पीछे आपने देखा कितनी आई थी, 0। मतलब इन सब थ्योरम्स में जब तक आप एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी नहीं फाइंड आउट करेंगे तब तक आप ये नहीं कह सकते कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हमारा प्रूफ हम कर सकते हैं कि नहीं। इससे अगर आप देखेंगे तो b की वैल्यू आएगी -a, यही काम यहां करेंगे। एंड b प्लस a इज इक्वल टू e, दिस इंप्लाइज b प्लस a इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू -a। अब सोचिए a हमारा कहां पाया जा रहा था, z में। अगर 1 हमारा z में पाया जाता है तो -1 भी z में पाया जाता है, 2 z में पाया गया तो -2 भी z में पाया गया, 3 z में पाया गया तो -3 भी z में पाया गया। तो अगर a z में पाया जाता है तो -a भी कहाँ पाया जाएगा, z में। अगर -a z में पाया जाएगा तो b भी कहाँ पाया जाएगा, z में पाया जाएगा। तो आप लिख सकते हैं दैट इज टू ईच a belongs to z, there exists an element b is equal to -a belongs to z such that a plus b की वैल्यू रखेंगे -a is equal to identity, b की जगह लिखेंगे -a plus a is equal to identity। मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की भी प्रॉपर्टी क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। आप इसको 2 मिनट देख सकते हैं। इसके नीचे से लिखेंगे हेंस द एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट। लास्ट है आपका कम्यूटेटिव लॉ, उसको मैं ओरली थोड़ा सा बताऊंगी। कम्यूटेटिव लॉ, आपको पता है सिंस यूजुअल एडिशन ऑलवेज satisfy commutative law, hence सीधे सीधे आप कह सकते हैं, अभी आपको कहा गया था कि यूजुअल एडिशन एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव को हमेशा क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। उसको डायरेक्टली स्टेटमेंट में लिखेंगे हेंस z प्लस ऑलवेज सेटिस्फाई कम्यूटेटिव लॉ। अब इन 5 प्रॉपर्टी को आप देखिए। पहली प्रॉपर्टी थी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी दूसरी एसोसिएटिव, तीसरी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, चौथी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और 5वीं हमारी है कम्यूटेटिव लॉ। मतलब हमारा z प्लस के साथ इन 5 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया। जब z 5 प्रॉपर्टी के साथ इन प्लस के साथ इन 5 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब z प्लस अबेलियन ग्रुप को फॉर्म करता है। आज हम लोग बस इतना ही डिस्कस करेंगे। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। प्लीज इस पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।